हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ब्रूक। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान डिस्कस करने वाले हैं। अगैन दिस इज़ अ बायोग्राफी। बिस्मिल्लाह खान, नाउ ही वाज मेजरली नोन एज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और उनका पूरा नाम था उस्ताद कमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खान। He was born on the 21st of March 1916 in दुमराव। दुमराव एक डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार में है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ और वो पैगंबर बख्श खान के सेकंड सन थे, यानी कि उनके दूसरे बेटे थे। पैगंबर बख्श खान वो भी एक कोर्ट म्यूज़िशियन थे, यानी कि एक दरबार में म्यूज़िशियन थे, वहाँ पर बजाते थे शहनाई। और वो कोर्ट था, वो दरबार था महाराजा केशव प्रसाद सिंह, जो कि दुमराव के थे, बिहार में। इनके ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उन्हें जाना जाता था एज शहनाई नवाज़ ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट, यानी कि भोजपुर के राजा के दरबार में वो शहनाई नवाज़ के नाम से जाने जाते थे। इनके जो नाना जी थे, ग्रैंडफादर रसूल बख्श। और बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई बहुत जल्दी एक छोटी सी उम्र में सीखना शुरू कर दिया और इनका बड़ा ख़ास अटैचमेंट था दुमराव से और रिवर गंगा से, गंगा नदी जो है, क्योंकि इनकी मेजर जो प्रैक्टिस या सीखा जो इन्होंने शहनाई को वो गंगा किनारे ही सीखा और इनकी प्रैक्टिस भी ये गंगा किनारे करते थे। वो कहते थे कि गंगा किनारे उन्हें बड़ा सुकून मिलता है, इसलिए गंगा से और दुमराव से बड़ा प्यार था इनको। अब ज़रा बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक वर्ड से, पुंगी। पुंगी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इंडिया में बहुत पुराने ज़माने से बजाया जाता था और इसकी एक खासियत थी, इसकी जो आवाज़ है बड़ी श्रिल वाली होती है, अनप्लेजेंट होती है, कानों को चुभती है। और इस पुंगी को कहीं कहीं पर बीन भी कहते हैं। बीन आपने सुना होगा, जनरली बीन बजाई जाती है जब सांप को कंट्रोल करने के लिए, नचाने के लिए। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत पुराने ज़माने से इस्तेमाल होती आ रही है। सो पुंगी से शुरुआत कैसे होती है कि औरंगज़ेब ने अपने दरबार में पुंगी का बजने पर बैन लगा दिया, क्योंकि पुंगी की आवाज़ उसे पसंद नहीं थी, कानों को चुभती थी। तो उन्होंने क्या किया जी, पूरे दरबार में बैन लगा दिया कि पुंगी नहीं बजाई जाएगी कहीं पर भी, और पुंगी का बजना बंद हो गया। अब जी हुआ क्या कि एक नाई थे, बार्बर, लेकिन ये जो नाई थे ये एक्चुअली थे म्यूजिशियंस की फैमिली से, एक ऐसी फैमिली जो म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट रखती है, गाना बजाना चलता है उनके यहाँ। तो इस नाई ने कुछ डिसाइड किया कि भाई मैं इस पुंगी को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि एक लंबा सा पाइप लिया और हॉलो स्टेम्स आ, जैसे हॉलो था बिल्कुल, अंदर से खोखला था, और उसमें 7 छेद कर दिए और आगे से थोड़ा सा चौड़ा था। 7 छेद करके जब उन्होंने उसे बजाया तो बड़ी सुरीली सी उसमें से आवाज़ निकली। और उसके बाद जब उन्होंने इसे शाही दरबार में बजाया तो सबको बड़ा पसंद आया कि भाई बड़ा सुरीला सा ये वाद्य यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है। और तब इसका जो नाम था वो शहनाई पड़ गया। अब शहनाई मीन्स, शह मीन्स शाही दरबार में बजाई गई सबसे पहले, और बजाया किसने? एक नाई ने, इसलिए इसका नाम पड़ा शहनाई। अब जी ये तो था पुंगी से शहनाई तक का जो चेंज हुआ, जो मॉडिफाई हुआ। अब इस शहनाई को इतना पॉपुलर बनाने का जो क्रेडिट है वो जाता है हमारे बिस्मिल्लाह खान साहब को। अब शहनाई जनरली आपने देखा होगा फिल्मों में, जब भी कोई गुड न्यूज़ आती है, किसी की शादी है या कुछ होता है, तो शहनाई की आवाज़ सुनाई दे जाती है कि जी हाँ शहनाई बज गई, मतलब किसी के यहाँ शादी हो गई। तो शहनाई 2 जगह बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया हर सेरेमनी का। पहला मंदिरों में और दूसरा नॉर्थ इंडियन वेडिंग में, ठीक है, नॉर्थ इंडियन शादियों में इसका बड़ा रिवाज हो गया। और शहनाई जो थी वो नौबत का एक पार्ट बन गई। अब नौबत क्या होता है? नौबत
9 मीन्स 9 इंस्ट्रूमेंट्स का एक पूरा झुंड है, उनका एक पार्ट है शहनाई, यानी कि 9 इंस्ट्रूमेंट्स में से एक पार्ट है। और ये 9 इंस्ट्रूमेंट जनरली कोई भी जब ऑस्पिशियस काम होता है, शुभ काम होता है, वहाँ बजाए जाते हैं। तो वहाँ पर उनका एक पार्ट बन गई शहनाई। लेकिन पुराने ज़माने में सिर्फ ये मंदिर और शादियों तक सीमित थी। अब इसको स्टेज पर लेके आए, इसे क्लासिकल स्टेज पर पॉपुलर किया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। अब बिस्मिल्लाह खान के बारे में इस चैप्टर में बड़ी सारी चीज़ें हैं कि एक 5 साल का बच्चा जो दुमराव में गिल्ली डंडा खेलता था, वो कैसे इतना बड़ा उस्ताद बन गया शहनाई का। सो बेसिकली शुरुआत में ये बिहारी जी के टेम्पल में, बिहारी जी कहते हैं कृष्ण को, श्री कृष्ण को, तो बिहार में डुमराव में स्पेसिफिकली जहाँ पर ये थे, डुमराव में बिहारी जी के मंदिर में ये जाकर चैता गाया करते थे, भोजपुरी चैता। भोजपुरी बिहार की लैंग्वेज है, भोजपुरी चैता गाते थे। और वहाँ पर जब चैता ये गा देते थे अच्छे से, तो उसके बाद वहाँ के जो महाराजा थे, लोकल महाराजा, वो इन्हें एक 1.25 किलो का लड्डू, 1.25 किलो का लड्डू इन्हें गिफ्ट में देते थे, इनाम में देते थे कि भाई तुमने बहुत अच्छा गाया, ये 1.25 किलो का लड्डू तुम लो। और इस 1.25 किलो के लड्डू के लालच में वो हर बार वहाँ चैता गाते थे। और वहाँ से कैसे भारत रत्न तक पहुँचे, उस लड्डू, पहले सिर्फ इनाम में लड्डू मिलता था, लेकिन बाद में इन्हें भारत रत्न भी मिला। तो वहाँ तक की जर्नी इस चैप्टर में है। अब म्यूजिशियंस की फैमिली से तो थे बिहार में, रसूल बख्श खान जो कि शहनाई नवाज़ थे, उनके फैमिली में थे। इनके पिताजी भी शहनाई वादन करते थे, उन्हें भी लोग बड़े अच्छे से जानते थे। अब जी इनकी शुरुआत हो गई बड़ी जल्दी, 3 साल की उम्र में ये अपनी माँ के साथ उनके मायके जाया करते थे। तो वहाँ देखते थे कि भाई उनके जो मैटरनल अंकल्स हैं, यानी कि मामा जी, इनके मामा वगैरह बैठकर शहनाई बजाते हैं, प्रैक्टिस करते थे, उन्हें सुना करते थे। और वहीं से इनका इंटरेस्ट शहनाई में डेवलप हो गया। अब जी धीरे धीरे इन्होंने अपने मामा अली बख्श के साथ विष्णु टेम्पल, विष्णु के मंदिर जो बनारस में था, विष्णु टेम्पल में जाना शुरू किया। बख्श जी जो थे, उन्हें विष्णु मंदिर में शहनाई बजाने के लिए रखा हुआ था, वो वहाँ जाकर रेगुलर शहनाई बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खान साहब उनके साथ जाने लगे बचपन में ही, और वो घंटों वो शहनाई बजाते और ये उन्हें सुनते रहते। इनका बड़ा मन लगता था शहनाई को सुनने में। और इसी प्रोसेस के साथ साथ उन्होंने धीरे धीरे अपने मामा से शहनाई सीखना भी शुरू कर दिया, और ये घंटों बैठकर प्रैक्टिस किया करते थे। अब कई सालों तक बालाजी मंदिर, मंगल मैया मंदिर और गंगा किनारे बैठकर इन्होंने बड़ी प्रैक्टिस करी। और वहीं पर इन्होंने कई नए राग जो पहले शहनाई में कोई नहीं बजाता था, वो इन्होंने वहाँ बजाने शुरू किए। और इन्हें बहुत हद तक इंस्पिरेशन मिलती थी रिवर गंगा से। उस इंस्पिरेशन से इन्होंने बहुत सारे नए राग बनाए। अब जी 14 साल की उम्र में ये अपने मामा के साथ गए इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में। अब उस कॉन्फ्रेंस में जब इन्होंने शहनाई बजाई, तो उस ज़माने के बड़े फेमस उस्ताद हुआ करते थे, उस्ताद फयाज़ ख़ान। उन्होंने इनकी पीठ थपथपाई और इन्हें शाबाशी दी और कहा कि बेटा मेहनत करते रहो और एक दिन तुम बहुत नाम कमाओगे, काफ़ी बड़े आदमी बन जाओगे शहनाई में। और फिर जब लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ आ गया 1938 में, तब बिस्मिल्लाह खान को वहाँ पहला ब्रेक मिला। इट वॉज हिज बिग ब्रेक, यानी कि उनका पहला बड़ा ब्रेक कि उन्हें रेडियो पे शहनाई बजाने का मौका मिला। और उसके बाद बड़े फ्रीक्वेंटली इनके शहनाई के प्रोग्राम रेडियो पे बजते थे और लोग इन्हें सुनते थे। और यहाँ तक कि जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, जब इंडिया फ्री हुआ, दैट वाज 15 अगस्त 1947। ये डेट हम सबको ही पता है और बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है हम सब के लिए। इस दिन लाल किले से इनका प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो पर लाइव चला और वहाँ जो लोग इकट्ठे थे उन्होंने लाइव इनकी शहनाई को सुना। और उस दिन इन्होंने राग काफ़ी बजाया रेड फोर्ट से। और ये वही दिन था जब जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू
ने अपनी फेमस ट्राइस्ट एंड डेस्टिनी की जो स्पीच दी थी उसी दिन, और जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इन्हें वहाँ पर सुना। उसके बाद कई इन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए, इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी। और इनका पहला जो बाहर का ट्रिप था वो अफ़गानिस्तान का था। और जब अफ़गानिस्तान में इन्होंने किंग ज़ाहिर शाह के दरबार में बजाया शहनाई, तो किंग ज़ाहिर शाह इनके मुरीद हो गए, इनके फ़ैन हो गए, और उन्होंने इन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। और उन गिफ्ट्स में थे उनके पर्शियन कार्पेट्स। और ये जो पर्शियन कार्पेट्स होते हैं ये बड़े महंगे और बड़े स्पेशल होते हैं, वो इन्हें मिले, और बहुत सारे और गिफ्ट्स दिए। हमारे एक बड़े फेमस फिल्म डायरेक्टर हुए हैं विजय भट्ट साहब, वो भी इनसे इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने इनके नाम पर एक फिल्म बना डाली जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। लेकिन इसके बाद भी बिस्मिल्लाह खान साहब का मन फिल्मों में नहीं लगा। हालांकि उसके बाद इनकी एक कन्नड़ा फिल्म भी आई जिसका नाम था सनादी अपन्ना, उसमें भी बिस्मिल्लाह खान जी ने म्यूज़िक दिया। लेकिन फिर इनका जो मोह था वो ख़त्म हो गया कि फ़िल्मों में उनका दिल नहीं लगा, और उन्होंने कहा कि भाई ये जो आर्टिफिशियल दुनिया है, ये बड़ी नकलीपन सा है सब कुछ यहाँ पर, और वो चीज़ उन्होंने छोड़ दी। और उनकी पॉपुलैरिटी बड़ी बढ़ती गई, और इनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं थी, इनकी पॉपुलैरिटी बाहर भी थी। और वो पहले इंडियन बने जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने का मौका मिला। ये एक बहुत बड़ा वहाँ का ऑडिटोरियम है, हॉल है, जहाँ पर परफॉर्मेंसेज होती हैं बड़े बड़े कलाकारों की, और वहाँ पर इन्हें परफॉर्म करने का मौका मिला। ही वॉज़ द फर्स्ट इंडियन, पहले इंडियन थे। उसके बाद कई जगह इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और तेहरान में तो इनके नाम से एक पूरा का पूरा ऑडिटोरियम है जिसका नाम है ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये ऑडिटोरियम इनके नाम पे तेहरान में रख दिया गया। और नेशनल अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो नेशनल अवार्ड्स में पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये तीनों अवार्ड्स इन्हें मिले। और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को भारत के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया, और ये अवार्ड था भारत रत्न। और तब बड़े गर्व के साथ उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के बच्चों को म्यूज़िक सीखना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। मैं सब पेरेंट्स से, सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को म्यूज़िक ज़रूर सिखाएं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का ये रिचेस्ट ट्रेडिशन है, हिंदुस्तान का एक कल्चर है, और सबसे रिच कल्चर है उसका म्यूज़िक। हालांकि वो पूरी दुनिया में ट्रैवल किया उन्होंने, पूरी दुनिया में जगह जगह जाके शोज़ किए, उनकी पॉपुलैरिटी पूरे वर्ल्ड में थी। उसके बावजूद उन्हें बनारस, दुमराव, हिंदुस्तान और गंगा से बेहद लगाव था। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों कि जब उनके एक स्टूडेंट ने उन्हें कहा कि जी आप यूएसए में एक शहनाई स्कूल मैं खोल देता हूँ, आप उसे हेड करिए, आप उसे संभाल लीजिए, और आप कहेंगे तो मैं बनारस जैसा पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा माहौल वहाँ पर क्रिएट कर दूँगा, वहाँ बना दूँगा। तब खान साहब ने उनको सिर्फ एक बात कही कि जी आप बनारस तो बना दोगे वहाँ पर, लेकिन अगर आप गंगा को वहाँ ले जा पाओ तो मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर दूँगा, मैं उस स्कूल को संभाल लूँगा, शहनाई स्कूल को, अगर आप गंगा वहाँ ले जाओ। और इस पर उनका जो स्टूडेंट थे उन्हें मालूम था कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है। दैट मीन्स खान साहब ने मना कर दिया, वो वहाँ जाकर स्कूल नहीं संभालेंगे, वो हिंदुस्तान में रहेंगे। और खान साहब कहते भी थे कि वो जब भी किसी फॉरेन कंट्री में होते हैं, जब भी किसी और देश में होते हैं, वो हिंदुस्तान को बहुत याद करते हैं। और जब वो मुंबई में होते हैं वो हमेशा सिर्फ बनारस और गंगा के बारे में सोचते रहते हैं। और जब वो बनारस में होते हैं तो उन्हें दुमराव का मट्ठा बहुत याद आता है। अब मट्ठा क्या होता है? मट्ठा दोस्तों हमारे यहाँ, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ या कई जगह उसे लस्सी भी कहा जाता है या छाछ भी कहा जाता है। मट्ठा बेसिकली दही से बनता है। दही में कुछ मसाले डाल के, उसे फेंट के, पानी डाल के उसमें, तो वो उसे मट्ठा कहते हैं। और वो दुमराव में बड़ा फेमस है। तो वो दुमराव के उस मट्ठे को बहुत मिस करते थे। और वो एक ऐसा परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे हिंदुस्तान के कल्चरल हेरिटेज का, जहाँ पर एक मुस्लिम एक हिंदू टेम्पल में जाके शहनाई बजाता है। और दोस्तों 21 अगस्त 2006 यानी कि 21 अगस्त 2006 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने
हम सबसे विदा ली, वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे, और वो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? कब और कैसे बिस्मिल्लाह खान साहब को उनका पहला बिग ब्रेक मिला? तो इसका जवाब है 1938 में, when All India Radio was established in Lucknow. That is when he got his first big break. Second question है, why did Bismillah Khan refuse to start a Shehnai school in the USA? इसका सिंपल आंसर है जो अभी हमने डिस्कस किया कि he was offered to take care of a school in USA by his student, लेकिन उन्होंने मना कर दिया because उनको बहुत लगाव था हिंदुस्तान से, बनारस से, दुमराव से और रिवर गंगा से। वो इनसे दूर नहीं जाना चाहते थे, वो इन सबको छोड़कर जा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने उस स्कूल को चलाने से, स्टार्ट करने से मना कर दिया। ऑलराइट, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, फाइंड एट लीस्ट 2 instances in the text which tell you that Bismillah Khan loves India and बनारस। ये क्वेश्चन हम फिर से एक बार समझ लेते हैं कि हमें 2 इंस्टेंसेस बताने हैं, 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं, जिससे ये पता लगता है कि बिस्मिल्लाह खान साहब हिंदुस्तान और बनारस को बहुत प्यार करते थे। तो उसका एक एग्जाम्पल यही है दोस्तों कि उन्होंने यूएस में स्कूल स्टार्ट करने से मना कर दिया बिकॉज ही रियली लव्ड बनारस एंड इंडिया। और दूसरा एग्जाम्पल ये, जब उन्होंने कहा कि जब मैं बाहर होता हूँ तो मैं हिंदुस्तान को बहुत मिस करता हूँ, एंड जब मैं हिंदुस्तान में होता हूँ, मुंबई में होता हूँ, तो मैं बनारस को बहुत मिस करता हूँ, और जब बनारस में होता हूँ तो दुमराव का मट्ठा बहुत मिस करता हूँ। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि वो हिंदुस्तान और बनारस से बेहद लगाव रखते थे, और उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस रिवर गंगा के किनारे बैठकर की है, और उनका सबसे अच्छा वक्त शायद रिवर गंगा के किनारे ही गुजरा है। तो ये वो एग्जाम्पल्स हैं जिनसे ये पता लगता है कि बिस्मिल्लाह खान साहब हिंदुस्तान और बनारस दोनों से बहुत प्यार करते थे। आई होप आपको ये चैप्टर और इसकी डिटेल्स समझ में आ गई होंगी, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको आने वाले अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। थैंक यू सो मच।